तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल खोबड़िया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। ये पहला चैप्टर है कक्षा 12वीं का, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन टॉपिकों का हम अध्ययन करने वाले हैं उन टॉपिकों को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है घर्षण विद्युत का। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम घर्षण विद्युत, ठीक है। इसके बाद में हम इसका दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आवेश। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है आवेश। इस चैप्टर में जो तीसरा टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। फिर इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है चालक तथा कुचालक या विद्युत रोधी। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी। इसका जो पांचवा हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेश की विधियां। आवेश की विधियां। इसका जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक जो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। इसका जो अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अगला टॉपिक है इसका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अगला टॉपिक इसका एकांक आवेश। एकांक आवेश। और इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला अध्यारोपण सिद्धांत। तो हम सीधा बोल देते हैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। ये हम लगभग 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े आपके टॉपिक नहीं है। तो इन टॉपिकों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण विद्युत की। तो आप इन टॉपिकों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत
आपको नाम से ही समझ में आना होगा घर्षण विद्युत का। घर्षण विद्युत जो है, आपस में यदि हम दो वस्तुओं को आपस में टकराते हैं और उनको आपस में टकराने से वो वस्तुओं के में क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वो आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। ठीक है, और ये पूरी जो घटना है इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है। और इसी का हमने जो हिंदी जो रूपांतरण है उपयुक्त घटना को, इसी को हमने क्या कहा है, विद्युत कहा है। हमने दो वस्तु को आपस में रगड़ा, आपस में रगड़ने से हमने देखा कि एक हम वस्तु ले लें और उसको हम हमारे सिर पे रख ले। ये पेन है, ये पेन को अगर मैं अपने सिर पर ऐसा घिस रहा हूं तो इसमें हमको घिसने से इसके पेन में आवेश उत्पन्न हो जाएगा और फिर हम कागज के टुकड़े या छोटे छोटे धूल के कण के पास में हम इस पेन को ले जाते हैं तो इस पेन में वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल के जो कण हैं वो चिपक जाते हैं। कारण क्या है कि इसमें आवेश उत्पन्न हो गया है, तो इसी को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं हम उसको? विद्युत बोलते हैं। तो विद्युत की एक सार्थक हम परिभाषा लिख सकते हैं। विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत की बात कर रहे हैं हम, विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। समझ आ रहा है? तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं विद्युत। समझ में आ रहा है? दो वस्तु को आपस में रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होगा, तो इस प्रकार की विद्युत को हम क्या बोल देंगे? घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत की हम ये थी विद्युत की परिभाषा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब घर्षण विद्युत की हम परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो घर्षण विद्युत की सीधी सिंपल सी परिभाषा है, दो वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो घर्षण था, आपको शायद मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आप इसके लिए बहुत सारी आप वस्तुएं ले सकते हो, जैसे कांच, एबोनाइट की छड़, गंधक, ये सारी चीजें भी आप जो है इसमें यूज करते हो। जैसे रेशम, ऊन, फर आदि वस्तुओं को हल्की वस्तु में रगड़ने से क्या होते हैं, ये विद्युत के गुण आपको प्राप्त हो जाते हैं। और यह गुण प्राप्त कर लेने पर पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने का जो गुण है वही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता, आवेश कहलाता। अतः है जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युतमय या आवेशित कण कहा जाता है। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई विद्युत को स्थिर रखा जाए तो स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है तो उसे विद्युत या आवेशित कहा जाता है। अलग चीजें हैं। ठीक है, जिस वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, जिस वस्तु में हल्की वस्तु
हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। जिस वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युतमय या आवेशित कहा जाता है। उसे या आवेशित कहा जाता है। कोई हल्की वस्तु है और उसको उस वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, जिसको चार्ज कहते हैं। ठीक है, और आवेश आपने देखे होंगे, एक प्लस होता है और एक माइनस चार्ज होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई विद्युत को स्थिर रखा जाए, ये तो आवेशित कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई आवेश की परिभाषा एक प्रकार से। ठीक है, ये आवेश या आवेशन की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत ठीक है, स्थिर विद्युत की हम बात करते हैं। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई विद्युत को स्थिर रखा जाए, ये जो उत्पन्न हुई है विद्युत, ठीक है, जो आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हुआ है, जो करंट उत्पन्न हुई है, जो विद्युत उत्पन्न हुई है, उस विद्युत को अगर हम स्थिर रखते हैं, बहने ना दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आवेशन है। और इसी प्रक्रिया में स्थिर विद्युत की हम बात करते हैं जिस वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश बोलेंगे उसको, आवेशन बोल देंगे, आवेश बोलेंगे। और यही जो आवेश है, यही जो आवेशन है, या यही जो आवेश है, वही आवेश यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई विद्युत को स्थिर रखा जाए, यदि पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को स्थिर रखा जाए, ये जो करंट उत्पन्न हुई है, आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हुआ है, जो विद्युत उत्पन्न हुई है, उसको अगर हम स्थिर रखते हैं, बहने नहीं देते हैं इसको, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। यदि किसी पदार्थ में स्थिर विद्युत को बहने दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब ये देखो, यहाँ विद्युत को हम स्थिर रख रहे हैं, बहने नहीं दे रहे हैं, तो इसको स्थिर विद्युत कहते हैं। अब बात आती है धारा की, बात आती है धारा की। यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को बहने दिया जाए, उसे धारा, या जिसे हम करंट कहते हैं। जो उत्पन्न विद्युत अगर बह नहीं रही है तो उसको हम स्थिर विद्युत बोलेंगे, और जो उत्पन्न विद्युत अगर फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो ये तो था घर्षण विद्युत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगर आप 11वीं और 12वीं की आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी नीट की आधी तैयारी हो जाती है। नीट हो गए, अगर बायो संकाय के आप बच्चे हैं तो आपकी पीएनएसटी, एएनएम, ये तैयारी भी आपकी JEE, ये आधी तैयारी आपकी 11वीं 12वीं में हो जाती है अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं आवेश की। ठीक है, बात करते हैं हम आवेश की। आवेश के बारे में हमने पढ़ लिए, किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण है वो आपका विद्युतमय या आवेश कहलाता है। अब बात करते हैं हम आवेश की। आवेश होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, आवेश की हम बात करते हैं। ठीक है, आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश प्लस चार्ज और एक होता है क्या, माइनस चार्ज। ठीक है, एक होता है धन चार्ज और एक होता है ऋण चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों को हम क्या करते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और कांच की एक छड़ को रेशम में रगड़कर, कांच की एक छड़ है उसको हम रेशम में रगड़कर धागे से बांध कर अगर लटका दिया जाए। कांच की एक छड़ है, छड़ को रेशम से हमने रगड़ा। ठीक है, रेशम से रगड़ने के बाद में हम उसको धागे से बांधकर लटका दें तो कांच एक अन्य छड़, कांच की अन्य छड़ को रेशम से रगड़कर इसकी लटकी हुई छड़ के पास लाए तो हम देखते हैं लटकी हुई छड़ क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, क्योंकि दोनों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने जब कांच की छड़ को रेशम में हमने रगड़ा तो उसमें प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, प्लस चार्ज आ गया और फिर एक और दूसरी हमने छड़ को रखा और उसको दूसरी छड़ के पास लाए जो एक धागे से बंधी हुई है, तो आप देखेंगे कि वो छड़ आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, तो जो प्लस चार्ज है जो पहले से छड़ में उत्पन्न है जिसको हमने धागे से बांधा है, एक और छड़ को हमने रेशम पर रगड़कर उस लटकी हुई छड़ के पास में लाए तो वो लटकी हुई छड़ जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है, तो ये एक जैसा जो आवेश है, तो हम पाते हैं कि लटकी हुई छड़ अर्थात दोनों छड़ों में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस उत्पन्न हो जाते हैं, धन आवेश या दोनों में जो धन आवेश के कारण क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर सेम आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार हम एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं। एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ दी हमने, फर से रगड़े, तो फर से रगड़कर अगर लटका दें और अन्य छड़ एबोनाइट को छड़ पे फिर से रगड़कर हम उस जो लटकी हुई छड़ उसके पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो हम पाते हैं कि एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ की ओर क्या होती है, खिंचती, दोनों आपस में हो जाती है, आपस में आकर्षित हो जाती है। क्या करते हैं हम, एबोनाइट की छड़ को हमने फर से रगड़ा और एक कांच की छड़ लेके हमने उसके पास लेके आए तो वो क्या है, आपस में आकर्षित हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर हम दोनों छड़ अगर एबोनाइट के ले रहे हैं तो एक को हमने फर से रगड़ा और दूसरी एबोनाइट को छड़ को भी फर से रगड़ा, दोनों को पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन हमने एक एबोनाइट की छड़ दी और एक कांच की छड़ दी, सिर्फ एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा, ठीक है, फर से रगड़ कर ला दिए और कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ के लाए तो दोनों को हम लेके आते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। सीधा कहने का मतलब यह है कि प्लस आवेश, दोनों में अगर धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दो छड़ में और एक में धन है एक में ऋण है तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि समान प्रकार का एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, आपको शायद समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत।
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन चार्ज। ठीक है, कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है आवेश की। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से, और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, नाभिक होता है। और आपको ये भी मालूम है कि नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो आवेश है, प्रत्येक पदार्थ, ये जो एक ये हो गया आपका परमाणु, तो परमाणु में आपने देखा होगा ये उसका क्या है, केंद्र। ठीक है, और केंद्र में आपके क्या पाए जाएंगे, केंद्र में पाए जाएंगे आपके क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में आपका क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है, और ये इसके बाहर साइड में पूरा जो चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है जिसमें माइनस चार्ज है। ठीक है, ये तो आपने पढ़े होंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिला होता है। परमाणु में क्या होता है, परमाणु के बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज। ठीक है, इसमें माइनस चार्ज होता है, और इसके नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, आवेशहीन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होता है, और अनावेशित कण जिसको उदासीन हम बोल सकते हैं, अनावेशित कण वो होता है न्यूट्रॉन होता है। और जो ऋण आवेशित कण होता है वो परमाणु के बाहरी क्षेत्र में क्या होता है, वो घूमता है, जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में निकट कक्षाओं में घूमते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन कर जाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक के निकट कक्षा में, सबसे अगर निकट में अगर घूम रहा है नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। बंद यानी जो बहुत पास में घूम रहा है नाभिक के, जो इलेक्ट्रॉन बहुत पास में नाभिक के घूम रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बंद इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से तीव्र आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, तो इसके जो किनार पे जो सबसे निकट में रहेगा वो जो बद्ध आवेश है वो अंदर वाले जो आवेश से क्या होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण में हमने अभी समझा। ठीक है, लेकिन वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में होंगे वो उसमें क्या है, आकर्षण बल कम होगा। जो सबसे पास में होगा वो फट से आकर्षित हो जाएगा, लेकिन जो बहुत बाहरी दूर होगा तो उसमें आकर्षण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये बहुत दूर है तो ये क्या है, बहुत दूर है तो आकर्षण कम हो जाता है, और अल्प ऊर्जा के कारण अपने परमाणु से अलग हो सकते हैं। अगर इनमें बहुत ज्यादा आकर्षण कम है, ऊर्जा भी कम है, तो ये परमाणु से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अलग भी हो सकते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए, एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें सामने निकल के आ रही हैं। एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात तो समझिए आप, बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के सबसे निकट का जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे निकट का इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के केंद्र, नाभिक से क्या होगा, बहुत जल्दी आकर्षित होगा, और ये दूर दूर रहता है, नाभिक से दूर का इलेक्ट्रॉन, दूर स्थित, जो नाभिक से दूर है, तो एक समय बाद परमाणु से भी अलग हो जाएगा। जब वो परमाणु से भी अलग हो जाएगा तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बद्ध इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, ये दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा चालक, कुचालक या विद्युत रोधी। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी, चालक, कुचालक या विद्युत
रोधी। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, कुचालक को ही हम विद्युत रोधी बोलेंगे, जो विद्युत को क्या हो रहा है, अपने से फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर की हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में धनात्मक आवेश नाभिक के चारों ऋणात्मक आवेश से क्या करता है, विभिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या होते हैं, घूमते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप होते हैं, ठीक है, नाभिक समीप कक्षा में होते हैं, तो अत्यंत तीव्र बलों के कारण बहुत ज्यादा उनमें आकर्षण होता है, बंधे होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बताया। और इन्हें परमाणु से आसानी से अलग करना संभव नहीं होता है, अतः इनको हम क्या बाउंड चार्ज कहते हैं। अभी हमने बताया आपको, बाउंड चार्ज हमने इसको बोल दिया, बद्ध आवेश। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रॉन जो सबसे परमाणु की भारी कक्षा में, सबसे भारी कक्षा में परमाणु की, तो उन्हें हम आसानी से अलग करते हैं, क्योंकि नाभिक से वो अल्प ऊर्जा के कारण वो जो है अधिक आकर्षण बल नहीं होता, अल्प आकर्षण बल होता है, इसलिए हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जस्ट हमने अभी बताया आपको। किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह, किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। पदार्थ में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु से दूर है, उनके कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। किसी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह, किसी पदार्थ में विद्युत, किसी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह, किसी पदार्थ में आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का प्रवाह, पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु से अलग है। समझ में आ रहा है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु से अलग है, उसके कारण उसमें से करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि वो फ्री है। ओके, तो अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही आवेशवाहक कार्य करना है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही जो है करंट को फ्लो करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। सॉरी, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला जो है, जिसको हम बोलते हैं चालक, है ना, कंडक्टर, और दूसरा जो है वो है कुचालक, इंसुलेटर्स। कुचालक, इसी को हम क्या बोलते हैं,
विद्युत रोधी, ठीक है ना? इसी को हम विद्युत रोधी बोल देते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो ये दो चीजें फ्री इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम मुख्यतः वर्गीकृत हम कर सकते हैं। तो चालक हम बात करें, चालक, तो चालक धातुओं में अपेक्षाकृत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत है। जो धातु रहते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो धातु में अपेक्षाकृत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः इनमें से विद्युत चालन संभव है, फिर पदार्थ चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे और वो होती है धातु, जिनमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, उनको हम क्या बोल देंगे, चालक। वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जिसमें से करंट फ्लो होना संभव है, करंट आसानी से फ्लो हो जा रही है, उसको हम चालक बोलेंगे। कुचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं। वे पदार्थ जिनमें बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसमें विद्युत का चालन संभव नहीं है। तो देखिए, चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इसमें से विद्युत जो है फ्लो हो जाता है, विद्युत का चालन हो जाता है ना, विद्युत का प्रवाह संभव हो, तो चालक कहलाते हैं। इसमें चालक में आप ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ धातुओं में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितनी भी धातुएं हैं वो करंट का अच्छे से फ्लो कर लेती है, अच्छी चालक होती है। अब हम बात करते हैं कुचालक की। तो कुचालक, अब चालक की बात करें तो चालक में धातु हो जाती है, धातु जो धातु जिससे हम बात कर रहे हैं, धातु में जैसे सोना, ठीक है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, ये बहुत अच्छे चालक है, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, ठीक है, ये बहुत अच्छी करंट की चालक है। अब कुचालक की बात करें, वे पदार्थ जिसमें अपेक्षाकृत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालन संभव नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह या चालन संभव नहीं हो, या विद्युत नहीं बहती हो, विद्युत का प्रवाह ना हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके कुचालक। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे लकड़ी, कांच, एबोनाइट, लकड़ी, कांच, एबोनाइट, इनमें करंट का फ्लो नहीं होगा, समझ रहे हो आप, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये पदार्थ विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें चालक और कुचालक में हम अंतर भी हम बता सकते हैं। तो चालक और कुचालक में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हम यहाँ देख लेते हैं, चालक और एक तरफ लेते हैं कुचालक। तो इनमें क्या डिफरेंट है, यही हम अभी देख लेते हैं। तो चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इसमें अधिक है। और हम कुचालक की बात करें या विद्युत रोधी की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं के बराबर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, नगण्य होती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें चालक में विद्युत का चालन संभव, विद्युत का चालन संभव है। चालक में क्या है, करंट फ्लो होती है, और इसमें विद्युत चालक का चालन संभव नहीं है, विद्युत का चालन संभव नहीं है। चालक को आवेश देने पर वह बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे हम जो करंट है, हम चालक में जैसे ही हम करंट फ्लो हो रही है तो पूरा जो आवेश है
वो क्या कहाँ हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे हमने करंट दिए, आवेश देने पर संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। आवेश देने पर संपूर्ण पृष्ठ में फैल जाता है। कहने का मतलब, अगर कोई चालक है उसमें आप कहीं भी करंट लगा दीजिए, वो पूरी जगह आपको करंट देगा, पूरे जितने जितने पृष्ठ, जितना उसका पृष्ठ है। और कुचालक की बात करें, आवेश देने पर उसी बिंदु पर बना रहता है। आवेश देने पर उसी बिंदु पर बना रहता है। अगर हमने करंट लगाया किसी चालक में, तो पूरे उस जितना बड़ा चालक है, जितना उसका पृष्ठ है, पूरे पृष्ठ में करंट आएगा। लेकिन एक कुचालक पदार्थ है, एक लकड़ी है, उसमें आप मान लो ये पेन है, ये पेन में अगर मैं करंट लगा रहा हूं तो ये जिस पॉइंट में है वही करंट रहेगा, इसके बाकी एरिया में करंट नहीं रहेगा। अगर यही लोहे की राड हो गई, यही एल्यूमिनियम की राड हो गई, तो यहाँ करंट लगाएंगे तो इसके पूरे पृष्ठ में करंट होगा। समझ रहे हो बात को? ये है उदाहरण में आप बता दीजिए, चालक चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। मानव शरीर में भी करंट लगता है, पृथ्वी में भी करंट लगता है, पारा में भी करंट लगता है, अशुद्ध जल जो है उसमें भी आपको करंट लगेगा। तो बहुत सारे आप उदाहरण इसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप बता दो, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, हमारा शरीर, ठीक है, पारा, इसमें भी करंट लगेगा। और आप कुचालक के भी आप उदाहरण बता दीजिए, लकड़ी, रबर, एबोनाइट, लकड़ी, रबर, एबोनाइट और शुद्ध जल। अगर पानी एकदम बहुत शुद्ध है तो उसमें करंट नहीं लगेगा। अगर अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल, तो उसमें करंट आपका, एकदम बहुत शुद्ध पानी है उसमें करंट नहीं लगेगा। अगर अशुद्ध जल है तो उसमें करंट आपका लगेगा। तो ये थे चालक और कुचालक, ठीक है, चालक और कुचालक है। चलिए एक छोटा सा और एक टॉपिक है, उसको हम फिनिश करते हैं। और ये जो हमारा आज का जो पहला लेक्चर है, एक छोटा सा और टॉपिक है। आज ये पूरा चैप्टर फिनिश तो नहीं होगा, एक लेक्चर इसके लिए हम और लेंगे। चलिए बात करते हैं आवेशन की जो विधियां, आवेशन की मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, एक टॉपिक है आवेशन की विधियां, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी चालक को आवेशित करने की दो विधियां हैं, तो मुख्यतः इसकी दो विधियां हैं। कौन सी? एक होता है चालन द्वारा, ठीक है, ठीक है, कंडक्टिंग, जिसको हम कंडक्टिंग बोलेंगे, बाय कंडक्टिंग, ठीक है, और एक होती है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, ठीक है, प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चालन द्वारा आवेशित करना, इस विधि में क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु को, जिसमें आवेश नहीं है, उसको आवेशित वस्तु से हम स्पर्श कराते हैं। एक वस्तु जिसमें आवेश नहीं है, करंट नहीं है, चार्ज नहीं है, और उसको एक अनावेशित वस्तु जिसमें चार्ज
सॉरी आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु जिसमें चार्ज नहीं है और एक लेंगे आवेशित वस्तु जिसमें चार्ज है, उसको हम इससे स्पर्श कराते हैं। तो स्पर्श कराने पर वस्तु का कुछ आवेश, आवेशित वस्तु का कुछ आवेश अनावेशित वस्तु में जिसमें करंट नहीं है, उसमें करंट जो वाली वस्तु है उसको, जिसमें करंट नहीं है उसको आपस में हम क्या करते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ करंट जो जिसमें करंट नहीं था उस वस्तु में भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित क्या हो जाता है, वस्तु पर आवेश प्राप्त होता है। इस प्रकार से आवेशित वस्तु का कुछ आवेश कम हो जाता है और इन्हें अलग करने पर दोनों पर समान प्रकृति के आवेश बना रहता है। कहने का मतलब सीधा ये है कि हमने एक आवेशित वस्तु ली जिसमें करंट है और दूसरी वस्तु ली जिसमें करंट नहीं है। तो ये करंट वाली वस्तु को हमने इसमें से टकराया, इसके कुछ आवेश जिसमें करंट नहीं था उसमें आ गए। ठीक है, जो आवेशित वस्तु है उसके कुछ आवेश इसमें आ गए, तो वो भी क्या हो गई, थोड़ा वो भी आवेशित हो गई, यानी उसमें भी करंट आ गया। तो इस प्रकार का जो चालन है, आवेश का ट्रांसफर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, ये होता है चालन द्वारा, जिसको हम कंडक्टिंग बोलेंगे। एक आवेशित वस्तु को हमने अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया तो कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ करंट दूसरी वस्तु में आ गए, ये हो गया चालन द्वारा। अब इसका होता है दूसरा प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में आप ला रहे हो और उसको स्पर्श नहीं करा रहे हो, सिर्फ उसके पास में निकट रख रहे हो, तो उसके जो करंट है वो क्या होता है, प्रेरण विधि के द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन बिना छुए उसके विपरीत आवेश से दूर जाने वाले से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो, यानी वो प्रेरित हो जाएगा कि आप एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास सिर्फ पास निकट रखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरी वस्तु में आ जाएगी बिना स्पर्श किए। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेरित हो जाना। आप किसी के पास गए और उससे आप प्रभावित हो गए, समझ रहे हो। और इसमें क्या है, इसमें आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्पर्श कर रहे हो तो करंट उसमें चले जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक वस्तु को दूसरी वस्तु के निकट रख रहे हो तो प्रेरण के कारण प्रेरित हो जा रहा है, उसमें करंट उत्पन्न हो जा रहा है, ये है प्रेरण। चलिए आज का जो टॉपिक है हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट कुछ टॉपिक के साथ हम इसी चैप्टर, जो चैप्टर पहला है इसी के साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, तो हम अब अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। हमारा जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल खुबरिया सर क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।